नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप इसको जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही ज़्यादा इंस्पायर हो पाऊंगा, जिससे मैं रेगुलर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक अपलोड करूंगा। तो लास्ट क्लास पे हमने बात की थी पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो हमने लिया था जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए थे, यानी जो आपके के पहले जो लोग पेपर दे चुके हैं उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चन को जो लगा कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनमें से कुछ आ जाए। वो पेपर वन का क्वेश्चन था। अब आज शुरू करेंगे पेपर टू का, जो है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन का है। सो आते हैं, देखते हैं उससे कुछ क्वेश्चन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर होगी, चलिए ठीक है। अब कलर से निकल लेते हैं। रेड रहता है तो थोड़ा दूर से दिख जाता है। और ये है 2014 का सेट है, 2014 का। और जैसे देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, यानी सेक्शन ए। देखो यहाँ पे सेक्शन ए भी मेंशन है, खंड अ। और इसमें क्या होता है कि जो आपको आंसर आएंगे, और ये ध्यान देना कि खंड अ सेक्शन ए में जो आते हैं वो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं या 6 आएंगे, 4 आते हैं, जितने भी आएंगे आपको सभी करना होगा, आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और देखिए सेक्शन बी एन, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, वहां पे देखिए 3000 वर्ड्स की बात की गई है, सॉरी 300 वर्ड्स की बात की गई है। तो इतना आपको कंपलसरी है कि लिखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, गैर श्रेणीकृत विद्यालय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन ग्रेडेड स्कूल? तो भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई गैर श्रेणीकृत विद्यालय क्या होते हैं? तो अब देखो, जहां जैसे पूछ लिया ना आप क्या समझते हो, कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब पूछ ले आपसे आप क्या समझते हो, तो वहां आपको अपना विचार देना है। अपने विचार देने में वहां पे कोई स्वतंत्र बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि जो आप अपना विचार देंगे वो आपके जो सवाल पूछा गया है यानी आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि अपने विचार में कुछ भी आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं। आंसर आपका उसमें मिलना चाहिए। अगर आपका आंसर मिलेगा तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। फिर देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है। अब दूसरा है कि व्हाट इज द नीड पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक संघ की क्या आवश्यकता है। कुछ नहीं करना है, जो इसकी आवश्यकता है 10 होंगी, 12 होंगी, 15, 8, बस उतना लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पे एक है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। ये नियरली पूछा जाता है हर बार, यहाँ मैं मार्क करना भूल गया। ये हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि क्यों जरूरी है, आप क्या समझते हैं। जब आप ये समझा देंगे वही इसका आंसर हो जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी एजुकेशन, ये आपको बताना है। अब सेक्शन बी में आ जाइए। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा नामांकन की समस्याओं का वर्णन किए तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाइए। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को, सवाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 8 और 7 नंबर में। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एंड एनरोलमेंट एंड सजेस्ट मेजर फॉर देयर सोल्यूशन। सीधी सी बातें कह रहा है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो होती है, यानी प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे जो हम कंपलसरी करा रहे हैं वह सभी को मिले, कोई बच्चा छूटने ना पाए, और नामांकन भी उनका करा पाए कि, तो उससे रिलेटेड क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या आ रही। जैसे मैं एक दो समस्या यहाँ पे बताता हूँ। जैसे क्या समस्या आ रही है कि यहाँ लिखते हैं, तो जैसे क्या हो सकती है कि पहुंच नहीं है, टाइप ही करना था मुझे, हो गया। पहुंच नहीं होती, मतलब पहुंच का मतलब ये होता है कि हर जगह प्राथमिक विद्यालय ही नहीं खुले हैं, यानी हर सेक्टर में प्राइमरी स्कूल्स ही नहीं है। एक समस्या ये हो गया कि भाई पहुंच नहीं है। दूसरा क्या है, कह सकते हैं कि गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया। तो क्या हुआ,
ये मैंने दो बता दिए क्या है, जैसे कि पहुंच नहीं है, सबके पास एसेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्वालिटी नहीं मेंटेन है। तो इस कारण क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की नामांकन या धारण में जो समस्याएं आ रही है, अब इसके समाधान आपको बताना है कि सजेशन क्या दे सकते हैं कि जिसकी वजह से ये सब तक पहुंच जाए। जैसे आप एक सजेशन दे सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय हो। अब जैसे ये हमने कह लिख दिया यहाँ पे कि 1 किलोमीटर की दूरी पे ही विद्यालय स्थापित करा दिया जाए, तो मतलब अगर 1 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होगा प्राइमरी के, तो एटलीस्ट उसकी रेंज में जितने भी बच्चे होंगे वो पहुंचेंगे। तो इसी तरह आपको अपने आंसर यहाँ पे देने हैं। इसका कलर बदल देते हैं, तो चलिए हम ब्लू कर देते हैं। ठीक। अब जैसे एक इसी में एक क्वेश्चन हमने और है मार्क किया है कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, क्या आप इसके पक्ष में हैं, कारण दीजिए। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आर यू इन दिस फेवर। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण है आपको ये बताना है, इसका कॉन्सेप्ट समझाना है। परिभाषा अगर याद हो, पहले भी बता चुका हूँ, परिभाषा देना जरूरी है, अगर याद है तो दे दीजिएगा। अब सीधी सी बात है, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं। तो अगर आप पक्ष में हैं तो हाँ बताइए, लिखिए कि हाँ आप पक्ष में हैं। नहीं है पक्ष में तो लिखिए नहीं है। और कारण देना है आपको कि आप इसके पक्ष में क्यों नहीं। तो मैंने इसका जब पढ़ाया था तो इसमें मैंने दोनों चीजें इसके एस्पेक्ट बताए थे कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, उन्होंने उसका कारण दिया था। कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं तो नहीं। तो आप जिस पक्ष में जाएंगे, ध्यान देना है आपको उसी का कारण बताना है। अगर आप हाँ है तो क्यों, उसके कारण दीजिए। आप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों, उसके कारण दीजिए। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, ये 2014 का सेट है कि विकलांग एवं सामाजिक दृष्टि से सुविधाहीन बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों की। देखो अब ये एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ ईयर आ जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान दिए हैं, तो आपको ये ईयर याद रखने पड़ेंगे, वर्ष याद रखना पड़ेगा, कौन सा एक्ट है ये याद रखना पड़ेगा, उसमें क्या कहा गया है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जैसे वर्ष बताइए, किस वर्ष में कोई एक्ट आया था, उसमें क्या से कहा गया है, इन विशिष्ट बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या है। तो ये आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे कोई भी गप नहीं लिख सकते। यहाँ पे गप आप मतलब कुछ भी आप अपनी मन मर्जी का नहीं लिख सकते, जो उस एक्ट में, जो उस अधिनियम में। ठीक है, जैसे कि एक है RCI, रिहाइबेशन काउंसिल ऑफ इंडिया था, इसने जितनी प्रकार की चीजें बताई होंगी तो आपको बस वही बताना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जैसे एक बताया था पेपर 1 में कि आपको 60 नोट्स लिखने के आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 60 नोट्स है, लर्निंग बर्डन है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, नेशनल लिटरेसी मिशन है। चल लेते हैं अगले सेट पे। अब देखो ये है 2015 का सेट। प्राइमरी एजुकेशन का एक पेड टॉपिक है कि दो में से एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपसे साला त्याग पूछेंगे, ड्रॉप आउट, यहाँ पे ड्रॉप आउट होना चाहिए, ड्रॉ आउट लिख गया है। और या तो हाउ डू यू मीन, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अप्रॉक्स हर बार दूसरे तीसरे साल ये दो में से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है, कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी तो दोनों आ जाता है। ये दोनों प्राइमरी एजुकेशन से ही संबंधित है। प्राथमिक स्तर पे साला त्याग एवं धारण की बात कर रहे हैं। साला त्याग के यहाँ मतलब है कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई स्टडी मध्य में ही ड्रॉप कर देते हैं, ये समझ लो। सीधी सी बात, इसका एक लाइन का आंसर है कि वैसे बच्चे जो कि अपनी 1 से 5 तक या 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं। अब इस चीज को बनाए कैसे रखना है, रेंटेशन जो है धारण, तो ये आप यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेप्ट बता देना है कि प्राथमिक स्तर पर साला त्याग क्या है और धारण से आप क्या समझते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग,
अब इसका कॉन्सेप्ट भी, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है कि अधिगम के एक न्यूनतम स्तर की बात की गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इसका आशय आपको बताना है कि अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है वो क्या है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक का अधिगम का न्यूनतम स्तर तय किया गया, इसके लिए एक आयोग भी बना है और मैंने बताया है, वीडियो भी बनाया है, आप उसको जाके देख लेना, यहाँ पे उसका आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि धंधा परक का मतलब यहाँ पे व्यवसायिक है, कंफ्यूज मत होना कि धंधा परक लिख दिया है, इंग्लिश देख लेना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हाउ कैन वोकेशनल एजुकेशन इम्पेयर्ड ऑन सेकेंडरी लेवल, कि माध्यमिक स्तर पर धंधा परक शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। कि मतलब माध्यमिक स्तर पे जब हम होते हैं तो सबसे ज्यादा वो देखो, माध्यमिक स्तर एक ऐसा स्तर है कि जो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, 10+2 आपने कंप्लीट कर लिया है, वहीं पे ये क्या है कि बेसिक बेस का काम करता है, ये पीछे की अवस्थाओं से भी जुड़ा होता है आपकी स्टडी से, और आगे के लिए नींव तैयार करता है। अगर आप यहाँ तक नहीं आते तो हायर एजुकेशन में जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको यही बताना है कि कैसे, अब यहाँ पे आप अपने तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पे वोकेशनल एजुकेशन कैसे दी जा सकती है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पे हम व्यावसायिक शिक्षा कैसे दे जा सकते हैं। तो इसका भी वीडियो है, मैं बना रखा हूँ, वहां पे जाके देख लेना। और देखो ये पिछले ईयर के क्वेश्चन जैसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अब यहाँ पे विशिष्ट बालक ना होके ध्यान देना कि आपके एससी और ओबीसी स्टूडेंट की बात कर दिया कि दलित एवं पिछड़े छात्रों के लिए क्या योजनाएं हैं, लेकिन सवाल इसमें भी आप कुछ भी नहीं अलग से लिख सकते हैं। जो योजनाएं बनी हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, सिर्फ आप वही लिखेंगे और यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते। अब आपका शुरू हो जाता है यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं, अब यह है कि प्राथमिक स्तर पर अधिगम बोझ के संदर्भ में यशपाल की संस्कृतियों, यहाँ पे संस्कृतियों नहीं होता है, संस्तुतियों होना चाहिए, ये गलत है, संस्कृतियां नहीं होता, संस्तुतियों वर्ड होता है। मतलब उन्होंने क्या सुझाव दिए, तो प्रोफेसर यशपाल सर की एक कमेटी बनी थी, ये भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो में मेरे है, आप देखेंगे तो। वहां पे क्या है कि अधिगम बोझ मतलब लर्निंग बर्डन बन जाता है जब बच्चों के लिए, कि हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, लेकिन क्या होता है कि उनके सामने एक दिक्कत आ जाती है कि वो पढ़ाई उनके लिए पढ़ाई ना होकर बोझे की तरह हो जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पे लर्निंग बर्डन कहा जाता है। तो आप लर्निंग बर्डन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद जो प्रोफेसर एसपाल की कमेटी बनी थी, ठीक है, शिक्षा बिन बोझ उसका शीर्षक दिया गया था, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट सबमिट की थे तो उसे कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के। तो उस चीज को आप यहाँ पे, अब उसमें जितनी उन्होंने कमी रिपोर्ट दी है, जितने पॉइंट बताए हैं, आप वही बताएंगे, एक भी ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पॉइंट दिए भी नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, कि भारत के विशेष संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक अभिकरणों, अब स्वैच्छिक का यहाँ पे होता है कि जो जैसे सेल्फ एजेंसीज नहीं होती, जो सरकारी नहीं होती, जो खुद से काम करते हैं। तो आप प्रौढ़ शिक्षा से क्या समझते हैं, आप यहाँ पे अपने तरीके से जवाब देंगे। अब भारत के, ध्यान देना यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ है, इसीलिए इसको मार्क किया है कि भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा में जो ये स्वयं एजेंसियां होती हैं जो खुद से कार्य करती हैं, वो किस तरीके से, उनका क्या रोल है, वो बताएंगे। और एक चीज ध्यान देना, परीक्षा सुधार प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक होता है, उसको आप अगर आप एक लेवल को अच्छे से समझ लीजिए कि परीक्षा सुधार होता क्या है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके अगर आ जाता है कि उच्च स्तर पर परीक्षा सुधार से संबंधित समस्याएं बताइए, या प्राथमिक स्तर पर बताइए, या माध्यमिक स्तर पे, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत ही इजीली जवाब दे पाएंगे। और ये देखो, भारतीय संविधान में शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। तो संविधान में जो एक्ट दिए गए हैं उन्हीं को आप अपने नजरिए से एक्सप्लेन करेंगे, आप उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका होगा। और फिर देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, और आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। अब देखो एन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि आपके यहाँ 2020 सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन खैर अब इसमें जो क्वालिटीज थी एनईपी 1986 की, बस आपको वो बताना है। और देखो न्यूनतम अधिगम स्तर आया है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिगम का न्यूनतम स्तर,
पहले भी कहा था कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन में से होता है कि नियरली आ जाता है, 1 साल गैप करके तो आराम से आ जाता है। तो अब प्रौढ़ शिक्षा भी पहले पिछली बार लॉन्ग में आया था, इस बार शॉर्ट में आया है, और इस बार उसने 2 तरीके से कंपेरिजन करा दिया है। प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में अंतर पूछ लिया है। ध्यान देना, प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा अलग है। प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है कि 15 से 35 वर्ष के जो बालक होते हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनको शिक्षा देने का कॉन्सेप्ट होता है प्रौढ़ शिक्षा। अब बाकी सामाजिक शिक्षा आप अपने से बताइएगा। अब देखिए लॉन्ग में एक है, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है कि भारतीय संविधान में सामाजिक दृष्टि से वंचित, शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्या प्रावधान है। अब इस बार देखो इसने थोड़ा सा बदल दिया है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ संविधान को जोड़ दिया है। और इसके पहले जो पूछा था कि क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आयोग हैं, सवाल सेम है, बस थोड़ा सा बदल दिया है। और इसके बाद करिकुलम का आपसे एक पूछा है कि इंटर डिसिप्लिनरी जो करिकुलम होता है उसके बारे में पूछा है। उच्च शिक्षा में इसकी आवश्यकता है, मात्र है, लेकिन खैर ये 5-5 नंबर का है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसको करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब अगर आप इसको करते हैं तो आपके नंबर कम होने के चांसेस होते हैं। ये खंडों में बटा है, कोशिश करिएगा कि किसी क्वेश्चन में इसमें कंप्लीट 15 नंबर का हो, उसको करिएगा। जैसे ये देखिए कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायीकरण भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप ये अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू इसको या इसके। कोशिश करना कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अब ये देखना कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पहले भी आया है शॉर्ट आंसर में, इस बार लॉन्ग आंसर में आया है। तो आप पिछली बार आपका ओपिनियन पूछा गया था, इस बार सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको सीधे सीधे बस सरकार ने जो जो प्रयास किए हैं बस उन्हीं को आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है। फिर से आ गया आपका नॉन ग्रेडेड स्कूल, माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायीकरण से क्या समझते हैं। देखो फिर से रिपीटेड आया है, पिछली बार लॉन्ग में आया है, इस बार शॉर्ट में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है कि इस बार आपका क्या तात्पर्य है, आपको संक्षेप में बताना है, आपको अपना विचार देना है, आपको अपने ओपिनियन देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड है, कुछ नहीं किया है। भाषा विवाद कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब देखो फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा पर धारणा की समस्या को बताइए। पिछली बार जब आया था शॉर्ट में तो दोनों चीज थी, अलग अलग क्वेश्चन आया था, नामांकन को भी लेके आया था और धारण को भी आया था। अब यहाँ पे आप बताइए, देखिए सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि नियरली 1 से 2 साल में रिपीटेड हैं, लेकिन आपकी जो शैली हो जरूरी है वो कि अच्छी हो। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1953 में आया था, जिसे मुदलियर आयोग भी कहा जाता है। अब इसने जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या सुझाव दिए थे, अब उद्देश्यों का जब इन्होंने कह दिया कि मूल्यांकन करना है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो आपको है अपनी बात रखनी है। जब मूल्यांकन करने की बात कर दी गई है तो आप अपनी बात टाइप हो जा भाई। तो यहाँ पे आप अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरह दे दिया है कि मूल्यांकन करना है तो आप स्वतंत्रता मिल जाती है, आप अपने तरीके से आंसर इसका लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। याद अगर करो तो अभी जो लास्ट वीडियो था तो उसमें एम ऑफ एजुकेशन था कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो अब यहाँ पे बस थोड़ा सा उसकी वही है क्वेश्चन, वहां से रिलेटेड करके अगर चाहो तो इसका जवाब दे सकते हो कि अब यहाँ पे पूछ लिया है हायर एजुकेशन का, और वो भी स्वतंत्रता के पश्चात कि उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो जैसे एक उच्च शिक्षा का उद्देश्य है सभी के लिए सुलभ हो पाए, शिक्षा सस्ती हो। ये एक बहुत साधारण सी चीजें हैं, लेकिन जब आप इसको 15 नंबर में करेंगे ना तो आपको इसको बहुत डिटेलिंग में, ध्यान दो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बहुत डिटेलिंग में करना पड़ेगा, ये तो 15 नंबर देंगे नहीं। तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप अधिगम बोझ फिर से आ गया। समान पटचर्या की अवधारणा क्या है। समान पटचर्या की अवधारणा के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लड़का और लड़की का जो कैरिकुलम होता है हम बदल देते हैं ना, तो वहां पे ये बदलना नहीं है। और फिर से देखो कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का महत्व, व्यवसायीकरण देख लो घूम घूम के आ रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा बदल जा रहा है, कभी महत्व पूछ ले रहा है, कभी आपके विचार पूछ ले रहा है, कभी लॉन्ग में पूछ ले रहा है, लेकिन आ रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा।
शैक्षिक अवसरों की समानता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। लर्निंग बर्डन फिर से देख लो, आया हुआ है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जितने भी आयोग बने हैं, खासकर मैं यहाँ पे कुछ के नाम लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना। जैसे मुदालियर आयोग, ये कब आया था? 1952 से 53। इसके बाद आता है कोठारी आयोग, ये कब आया था? 1964 टू 66। इसके बाद हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? नेप 1968 में आती है। सेकंड कब आती है? नेप का मतलब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है, आती है 1986 में। फिर इसका पुनर्संशोधन जो होता है, रिवाइज पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, वो आती है 1992 में, यानी नेप 2 बार आई, इसका संशोधन किया गया। इसके अलावा अभी जो हमारी लेटेस्ट नेप चल रही है वो है 2020, खैर वो आएगा नहीं, लेकिन इस तरह के जो आयोग होते हैं, मुदलियर आयोग हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड उसका पुनः संशोधित हो गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है 1992 को। इन आयोगों से जुड़ा कोई नहीं कोई क्वेश्चन एक आएगा, ये दिमाग में बैठा लो। देख लो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए कोठारी आयोगों के सुझावों का उल्लेख करना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है, थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। प्राथमिक शिक्षा का परिचय दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा का परिचय देने के बाद सीधे कोठारी आयोग पे आइएगा। कोठारी आयोग का परिचय दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्यों बना, ये चीजें बताइएगा, और सीधे आ जाइएगा अपने आंसर पे कि उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे प्राइमरी एजुकेशन के। इसी से आपका आंसर सफिशियंट हो जाएगा। अब ये है भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या बाधाएं हैं, जो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कुछ नहीं है, आपको जो जो बाधाएं हैं, जैसे एक बाधा मैं बता दूं, जैसे भाषा। भाषा कैसे बाधा हो सकती है? देखो हमारे यहाँ क्या होता है, कहावत कही जाती है कि कोस 3 कोस पे बदले पानी और 10 कोस पे बदले वानी। एक कोस में मतलब 3 किलोमीटर होता है, और हमारे यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है 9 किलोमीटर पे, और 10-30 किलोमीटर चले जाते हैं तो बोली बदल जाती है। तो अब सोचिए कि कोई हिंदी भाषा हो और उसे किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए जहाँ की भाषा कोई और हो, मतलब वहाँ प्रॉपर हिंदी न यूज की जा रही हो, तो क्या दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बच्चों से, और जब वो बच्चों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी सही तरीके से आंसर नहीं प्रोवाइड करा पाएगा बच्चों के लिए। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे। और कम्युनिकेशन एक सबसे अच्छी स्किल्स होती है कि जो किसी भी शिक्षक में होनी चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के तो शिक्षक बना ही नहीं जा सकता। आप बिना बोले थोड़ी पढ़ा सकते हो। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या बाधा, ये तो मैंने एक बता दिया कि भाषागत हो सकती है। इसके अलावा भौगोलिक आ जाता है, पूर्वाग्रह आ जाएगा, ठीक है, संसाधनों की कमी आ जाएगी, बहुत सी हैं। आप उनको मेंशन करना है एक एक। जैसे मान लीजिए आपने 10 बाधाएं हेडिंग डाली, और हर बाधा में 7-8 से पेज लिखिए, मतलब सॉरी 7-8 लाइन लिखिए, जिससे कि अप्रोक्स 300 वर्ड हो जाए, 300 से 400 वर्ड। तो ये आपका हो गया। इसके बाद है ये, मैंने कहा था ना कि माध्यमिक शिक्षा, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारे यहाँ मिडिल की कड़ी होती है, कि जो ऊपर से भी जुड़ती है और नीचे से भी। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए क्यों ये कहा जा रहा है कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है सबसे वीक है, क्यों कहा जा रहा है? देखो हम प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिए, लेकिन हम अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिए। कारण क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन जाके जुड़ती है आगे उच्च शिक्षा से। ये टाइपिंग उच्च शिक्षा से जुड़ती है, और जब उच्च शिक्षा से जुड़ती है तो हायर एजुकेशन, सब देखो शिक्षा पे सबका अधिकार है, मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात उतनी ही सही है जितना कि सभी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए नहीं बने हैं।
भाई बहुत से बच्चे, और उसका एक सीधा सा आंसर मैं देता हूँ, आपकी आईक्यू से। किसी बच्चों की आईक्यू बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चों की बहुत कम होती है। अब जैसे हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन में जो सबसे बड़ी कमी है एक है कि व्यवसायिक एजुकेशन, हमारे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा की कमी है। माध्यमिक स्तर पे हमारे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा की कमी है। और जब व्यवसायिक शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो चाहे जो भी होता है, जैसे देखो बहुत से बच्चे होंगे गांव के किसी भी प्राइवेट से स्कूल में, डिग्री कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं, यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, वो परीक्षा भी पास कर जाते हैं ठीक ठाक नंबर से, लेकिन जब उनसे अगर पूछ लो इन डेप्थ में उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो उसका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्होंने सिर्फ हायर की डिग्री ले ली है। तो यही कारण है कि जो प्राइम हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो कमजोर कड़ी बन जाती है, क्योंकि एक तो ये सही से उच्च शिक्षा से हमको आपको जोड़ नहीं पाती है। दूसरी चीज, व्यवसायिक शिक्षा की कमी है कि अगर हमको नहीं पढ़ना है आगे तो एटलीस्ट हम कुछ रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, आपको बुक्स में वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब एक पॉइंट चलो मैं और बता देता हूँ, विषयों की कमी। विषयों की कमी कैसे होता है, देखो अगर हम आर्ट से पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत ले लिए, कला इतिहास भूगोल ले लिए, और हायर में जाने के बाद हमें कुछ इनमें से कोई और सब्जेक्ट ना मिलके कुछ और मिल जाता है, तब भी क्या होता है कि हमें उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है और हम पढ़ते हैं कोई और सब्जेक्ट। या आप साइंस साइड से पढ़े होते हैं और आप जाते हैं आर्ट में, तब भी आपके लिए दिक्कत है कि आपने 12 साल तक साइंस की फील्ड में बिताए और अचानक से आर्ट में आ जाते हैं। तो इसलिए अब इसी तरह आपको पॉइंट बना के उनको एक्सप्लेन करके अपना जवाब देना है। और देखो, जब भी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि शिक्षा नीतियों से, आयोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ 1986 से सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर इसका प्रभाव बताइए। कि पृष्ठभूमि मतलब इसके बैकग्राउंड की बात कर रहा है कि कैसे बनी, क्या प्रोसेस था, उन सारी चीजों को आप बताना है, और फिर इसका करंट में इफेक्टिव है या नहीं, इन चीजों को बताना है। आते हैं 2019 के सेट पे। देखो फिर से मैंने मार्क कर रखा है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की समस्या को संक्षेप में बताइए। माध्यमिक स्तर नियरली हर बार आ रहा है, इस बार डाइवर्सिफिकेशन आया है, ठीक है, तो आप उसको बताइए। प्रौढ़ शिक्षा रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। परीक्षा सुधार, ये रिपीटेड नहीं है, 4 और 5 साल बाद आ रहा है। अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा पे धारण और शाला त्याग की समस्या, कि वही समस्या ड्रॉप आउट और रेंटेशन क्या है, इसको आपको कंप्लीट बताना है। तो प्राथमिक स्तर पे धारण क्या होता है, शाला त्याग क्या है, इसकी समस्या क्या है, और इसके समाधान, जब समाधान देने के लिए हो गया तो आप अपने ओपिनियन दे पाएंगे। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि ये क्या है, धारण क्या है, तो आपको जो इसकी डिफिनीशंस हैं आपको वही बतानी पड़ेगी, उसमें आप कुछ और नहीं लिखेंगे। और देखो, भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है, बार बार घूम के आ रहा है, वो स्पेशलाइजेशन एजुकेशन आ रहा है आपका, व्यवसायीकरण शिक्षा आ रही है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जा रहा है, कभी समीक्षात्मक कह रहा है, कभी आपको ओपिनियन पूछ रहा है, कभी सरकार की नीतियां पूछ रहा है, लेकिन नियरली हर बार देख लो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण आपको मिल रहा है। अधिगम का न्यूनतम स्तर हो गया, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, पढ़ने में आसानी होगी। देखो, बक्सा जी ऊपर, के लिए मैं इसको यूज नहीं करता क्योंकि इतना बड़ी यूज नहीं। एक सेकंड, बॉक्स में कुछ दिक्कत है ना, मूव हो रहा है लेकिन लिखा टाइप नहीं ले रहा है, चलो। हाँ अब आया।
माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण, ये नियरली हर बार आ रहा है, कुछ न कुछ चेंज करके हर बार आ रहा है। और क्या आ रहा है, अधिगम का न्यूनतम हो रहा है, कम स्तर, शाला त्याग, धारण, नामांकन, नमना हो गया है ये। ठीक है, समझ लेना, नामांकन की समस्या, ये नियरली हर बार पूछे जा रहा है आपसे कि इससे जुड़ा कोई न कोई सवाल आपको मिल जा रहा है। इन सवालों को अच्छे से पढ़ लेना, इनका कॉन्सेप्ट समझ लेना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आते हैं, फिर अब लास्ट ईयर का जो हम लोगों का आया है, फिर उसके बाद 2 साल तो एग्जाम नहीं हुए। अब ये देखो, वर्क एक्सपीरियंस एक क्वेश्चन है, वो भी आता है। अब देखो, माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन 3-4 साल बाद आया है कि माध्यमिक, अब इस बार देखो क्वेश्चन बदल दिया है, टॉपिक सेम है। कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण, उससे पहले जो आपसे पूछा था तो उसमें पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण अगर किया जाता है तो आप पक्ष में हैं, अगर है तो कारण दीजिए, नहीं है तो उसका कारण देना है। भाषा विवाद के कारणों को बताइए। इसके जो 10 क्वेश्चन है, 5 या 3-8 क्वेश्चन है, इनको सभी को पढ़ लेना, इसलिए इसमें मैंने किसी एक में टिक लगाया है क्योंकि वो शायद रिपीटेड होगा। हाँ, ये रिपीटेड है ये दोनों नियरली, लेकिन फिर भी ये लास्ट के 6, 3, 9 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन, धारण, गुणवत्ता उन्नयन, विकेंद्रीकरण प्रबंध कैसे मदद करना। अब इसमें एक बार इस बार नया टॉपिक जोड़ दिया है, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब चीजों को फैला दिया जाए। पावर, ऐसे समझ लो कि पावर की हायरार्की जो होती है, यानी शक्ति का जो होता है वो सब में वितरण कर दिया जाए, किसी एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति ना चली जाए या पूरी पावर ना हो। जैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं में क्या कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमारे यहाँ हर देवता, ऐसा नहीं कि एक लोग से काम नहीं किया जा सकता था, लेकिन हर देवी देवता को अलग अलग पावर इसीलिए दी गई है कि सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपना कार्य। जैसे पृथ्वी देवी अलग है, जल देव अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, सूर्य अलग है। क्यों अग्निदेव को सूर्य देव का काम नहीं दिया जा सकता भाई, तो वो भी तो अग्नि वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी सबको अलग है। जल देव का क्या शीतल होने का गुण नहीं दिया जा सकता, लेकिन चंद्रदेव भी हैं। तो इसी तरह यहाँ कॉन्सेप्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में 100%, अब विकेंद्री, सॉरी, ये विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट था, आपको बताना है। अब फिर माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधारों क्यों आवश्यक है। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये मैंने बता रखा हूँ कि चाहे प्राइमरी स्तर पे पूछ ले, चाहे माध्यमिक स्तर पे पूछ ले, या आपसे हायर एजुकेशन पे पूछ ले, आपको इसका जवाब बस थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत क्लियर है। दो उनके कॉन्सेप्ट बस समझ लो क्यों जरूरी है, तो ये सबसे सरल जवाब होने वाला है आप लोगों का। और इसके बाद ये देखो, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, नियरली रिपीट हो ही जा रहा है। अब शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कर बताना है आपको, जो हमारे यहाँ विकलांग बच्चे होते हैं, जो सामाजिक दृष्टि से सुविधाहीन बच्चे हो जाते हैं, कि सोशली डिसएडवांटेज बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं, या यहाँ पे जैसे पूछा है तो आपको शैक्षिक प्रावधानों को सब बताना है, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए और हमारे संविधान में जो जो किए गए हैं। तो ये हो गया आपका पूरे, इसमें 5-6 साल के पेपर हैं, इनमें जिन जिन में मार्क लगा है वो थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी पढ़ना आपको पूरा 5 यूनिट है, उसमें लापरवाही मत करिएगा। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से रिपीटेड हैं, आने की संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, ना कि ये कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, और आंसर कैसे लिखना ये मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमेशा वो सवाल करना जो कि 15 नंबर का अगर कंप्लीट है उसको करने की कोशिश करना। इसके बाद क्या करना,
परिभाषा देना, साथ में उसका वर्ष बताना, नाम बताना किसने दिया था जो परिभाषा दी थी, उसके बाद हाँ, उत्तर लिख देना है, नहीं तो दिक्कत होगी। और इस फेयर में मत पढ़ना कि आपको पेज भरने हैं, शिक्षा शास्त्र के पेपर में पेज नहीं भरने होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज मैक्सिमम आपको यूज करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज करना है, 1 पेज भी सफिशियंट है। और लॉन्ग आंसर के लिए अगर आता है, डिपेंड करेगा कि कितने नंबरों का आ रहा है। अगर लॉन्ग आंसर 20 नंबर का आ रहा है तब आपको शब्द सीमा उसकी बढ़ेगी और आपको क्या करना होगा कि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कम लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जो 21 का आप लोगों का पेपर हुआ था उसमें शब्द आप लोगों को लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। तो जब लिमिट नहीं दी गई है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ज़्यादा लिखने के चक्कर में कहानी मत लिख देना। कहानी, कहानू हो रहा है, क्या बात है, कहानी नहीं लिखना है, आपको अपना सिर्फ पॉइंट लिखना है। जिससे क्या होगा कि आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रूव कर, देखो एक सीधी सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांस है। और जिसको ये चाहिए पीडीएफ, तो जो मेरा टेली चैनल है आप वहाँ पे जाना, वहाँ पे ये नाम है, वहाँ पे ये मिल जाएगा, ई लर्निंग असिंक्रोनस नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये वहाँ मिल जाएगा। बाकी वीडियो में तो है, पूरा स्क्रॉल करके देख लेना, मतलब वीडियो आगे पीछे करके देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो बाकी पेपर 1 तो नियरली कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 शायद नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि अपने भी कुछ वर्क हैं कंप्लीट करने हैं। और अगर ये है कि पेपर 2 के कुछ टॉपिक पे दिक्कत है, तो अगर सारे बच्चे जितने भी हैं मैसेज अगर कर देते हो तो एक दिन 3 से 4 घंटे की जूम पे या गूगल मीट पे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं क्लास ले लूँगा। तो जो जो मेजर टॉपिक है या जो नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँगा। लेकिन इतनी चीज़ें सफिशियंट हैं, अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर सब्सक्राइब करने का देखो सीधी सी बात है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा दोनों के लिए, मेरे लिए भी होगा क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ेगा, लोगों के पास पहुँचेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा जा रहा है। तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर वीडियोस किसी न किसी टॉपिक पे अपलोड हो पाए। ठीक है, थैंक यू।